एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग वापस होली किंग माउंटेन पहुंच जाता है, जहां पर उसे क्योंग और वांसिन के बारे में पता चलता है। वो सब बताकर एल्डर लोग खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो सब जानकर फैंग उनसे कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। शायद जो सेंट उन्हें लेकर गई है उसके पास कोई गलत इरादा नहीं होगा, इसलिए हमें उसे एक चांस देना चाहिए। ये बोलकर वो उन्हें 2 मिलियन मार्शल क्रिस्टल दे देता है। उतना सारा क्रिस्टल देखकर होली किंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि इतने से तो आराम से जिन डायनेस्टी 20 सालों तक मेंटेन हो जाएगा। तभी फैंग अपने बाकी के दोस्तों के 1-1 मिलियन क्रिस्टल देता है। वो सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरानी से पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम इतना सारा लेकर कहाँ से आए हो, कहीं तुम चोरी वोरी तो नहीं कर लिए हो ना। फैंग बताता है कि एक्चुअली मैं होली मेडिसिन लैंड को ज्वाइन कर लिया हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को भी होली मेडिसिन लैंड से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ के एक डेडिकेटेड एल्डर बन गया हूँ। ये सब सुनकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं हाँ हमें बहुत ही खुशी होगी। तभी फैंग डेविल बंदे से पूछता है क्या तुम किंगवो को जानते हो। डेविल थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, वो हमारी होली मेडन है। फैंग उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, किंगवो और मैं काफी अच्छे दोस्त है और हाँ तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। इतना बोलकर वो एल्डर लूज से कहते हैं कि आप होली मेडिसिन लैंड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर सभी तरह का मटेरियल होता है, इसलिए एक साइकिक वेपन को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, जिसके लिए वो मान जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग रीइंकार्नेशन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो श्वानतियान पैलेस कैसा जगह होगा जहाँ पर वो उन दोनों को लेकर चली गई है, उनका पावर कैसा होगा और क्या वो लोग होली लैंड से कंपेयर किया जा सकते हैं। वो बताते हैं कि होली लैंड और श्वानतियान पैलेस के बीच का स्ट्रेंथ का गैप इतना बड़ा है जितना होली लैंड और डायनेस्टी के बीच का है। उसकी वो बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें लाने की बातें करता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंपेरियल सिटी का फैंग फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग फैमिली का 3rd एल्डर फिशिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग हेंग आकर उसे इंपेरियल आर्मी के बारे में बता देता है। जो सब जानकर 3rd एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे जल्दी से वो स्वॉर्ड मांगने लगते हैं। वो सुनकर फैंग हेंग उस स्वॉर्ड के बारे में और फैंग हाउ के बारे में पूरा सिचुएशन बता देता है। वो सब जानकर 3rd एल्डर फैंग हाउ के एम्परर वाइन को एक्टिवेट करने की तैयारी करने चला जाता है। अगले दिन फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग उसके साथ वापस लांगचा होली सिटी आ रहा होता है और उससे इंपेरियल सिटी का 4 ग्रेट फैमिली के बारे में पूछता है। वो बताना स्टार्ट करता है कि इंपेरियल सिटी का 4 ग्रेट फैमिली में से ली फैमिली 1st रैंक करता है, सन फैमिली 2nd रैंक करता है, वांग फैमिली 3rd रैंक करता है और फैंग फैमिली लास्ट नंबर पर आता है। ली और फैंग फैमिली ग्रेट एम्परर से इनहेरिट किए गए हैं और उन दोनों के पास सुप्रीम एम्परर आर्मी है, यानी कि साइकिक वेपन है। लेकिन फैंग फैमिली अपना एम्परर आर्मी खोने के बाद उसका स्टेटस काफी ज्यादा गिर गया है। सन और वांग फैमिली के पास भी इंपेरियल वेपन है, लेकिन उनका वेपन ग्रेट एम्परर के द्वारा बनाया नहीं गया है, लेकिन वो सेंट के ब्लड से काफी सालों तक पॉलिश किया गया है। और क्योंकि वो वेपन एम्परर यून के द्वारा एक्यूमुलेट किए गए हैं, इसलिए उनका वेपन एम्परर वॉरियर बुलाया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ क्वासी एम्परर वॉरियर ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि असली वाले एम्परर वॉरियर से थोड़ा सा इंफीरियर है। उसकी वो सभी बातें सुनकर फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम लाइट एलायंस के ओरिजिन के बारे में जानते हो, जिसका जवाब में वो कहता मैं नहीं जानता हूँ। फैंग उसके साथ बातें करते करते उस सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोट पर जा रहे होते हैं। उस बोट के कैप्टन को देखकर फैंग उसके पास चला जाता है। फैंग को देखकर कैप्टन काफी ज्यादा हैरानी से कहता तुम मरे नहीं हो। फैंग उससे कहता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन था जो कि उस वक्त मुझ पर हमला किया था। लेकिन उसका जवाब ना देकर कैप्टन वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम टेलीपोर्ट नहीं करना चाहते तो जाओ यहाँ से। ये सुनकर फैंग उसे फैंग फैमिली वाला जेट दिखा देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और एक कागज में कुछ लिखकर वहां से चला जाता है। और जब फैंग देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा सन फैमिली से बिलोंग करता था। वो देखकर फैंग इसके बाद तियानवो ऑक्शन हाउस में जाने की बातें करता है। वहीं पर तियानवो ऑक्शन हाउस को दिखाते हैं, जहाँ पर 3rd एल्डर काफी ज्यादा इंपेशेंट हो रहे होते हैं और खुद ही जिन डायनेस्टी जाने की बातें करने लगे होते हैं। लेकिन उससे पहले तभी वहां पर फैंग आ जाता है और आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और 3rd एल्डर के मांगने पर फैंग उसे एम्परर वॉरियर दिखा देता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी रीइंकार्नेशन उनका यहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर उन्हें जाने के लिए कहता है, इसीलिए वो लोग फैंग फैमिली के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। 3rd एल्डर को देखकर सभी लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी 3rd एल्डर अपनी वाइफ से काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि अब हमारा फैंग फैमिली रिवाइव होने वाला है। ये बोलकर वो फैंग हाउ को फिर से निकाल कर दिखाने के लिए कहता है, इसलिए फैंग हाउ फिर से उस स्वॉर्ड को निकाल कर दिखा देता है, जिसका एनर्जी काफी ज्यादा हाई होता है और चारों तरफ वो एनर्जी फैलने लगा होता है। वो देखकर सभी लोग जल्दी से उसी जगह पर जाकर देखने लगे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और नील डाउन करके उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं और जल्दी से उनसे फैंग हाउ के बारे में पूछने लगे होते हैं कि ये बंदा कौन है। इसीलिए 3rd एल्डर उन्हें बता देते हैं कि ये एंसेस्टर फैंग नी का डिसेंडेंट है। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग उन्हें फैंग नी का लिखा हुआ लेटर उन्हें दिखा देता है, जो पढ़कर सभी लोगों को उनका सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। तभी फैंग उनसे कहता है कि अपने एंसेस्टर के डेप्थ को मैं रीपे जरूर करूंगा। ये सुनकर 3rd एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे दी उन पीक लेकर जाने की बातें करते हैं। ये बोलकर वो उसे दी उन पीक लेकर जाने लगते हैं, जो कि छुपा हुआ जगह में होता है।
वहाँ पर वो उसे लेकर जाते हुए वो उसे बताते हैं कि ये फैंग फैमिली का एम्परर यून माउंटेन है और यही आखिरी ट्रेजर है जो कि फैंग फैमिली का ग्रेट एम्परर छोड़कर गए हैं। फैंग आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके बॉडी में एक तरह की एनर्जी अपने आप ही जाने लगा होता है और उसे ऐसा फील होने लगा होता है जैसे कि उसका खून उबलने लगा हो। वो देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। थर्ड एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने को कोई भी बात नहीं है, तुम अभी तक ब्लड क्लोटिंग मेरिडियन नहीं सीखे हो, इसलिए तुम अपने ब्लड वेसल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सभी ग्रेट एम्परर अपने डिसेंडेंट के लिए ब्लड क्लोटिंग सूत्रा क्रिएट करते हैं, नहीं तो अगर उसके पास एम्परर का वाइन भी होगा फिर भी वो अपने पाथ का ब्लड लाइन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो उसे दी उन पीक लेकर जाते हुए कहता है कि इस माउंटेन को हमारे ग्रेट एम्परर ने स्टार एनर्जी का यूज करके बनाए थे और यही हमारा फैंग फैमिली का फाउंडेशन भी है। ये बोलकर वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद फैंग उनसे पूछता है कि हम काफी टाइम से चल रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है। वो उसे बताते हैं कि ब्लड क्लोटिंग सूत्रा माउंटेन को टॉप पर है, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर वो आगे बताते हैं कि ये टेस्ट है जिससे कि एम्परर छोड़कर गए हैं अपने एम्परर वाइन वालों के लिए और सभी एम्परर वाइन वालों को यहाँ से जाना ही पड़ता है। जब तुम पीक पर पहुंच जाओगे तभी तुम अपने एम्परर वाइन को एक्टिवेट कर पाओगे। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग चलते चलते फाइनली अब ऊपर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर फेंग नी का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू लगा होता है। उसे देखकर वो लोग उस स्टैचू को ग्रीट करते हैं, लेकिन फेंग का बॉडी में एक अजीब तरह का फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो जैसे वहां पर बैठता है उसका एम्परर वाइन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। वो देखकर थर्ड एल्डर वहां से जाते हुए कहते हैं कि उसे पूरी तरह से एक्टिवेट होने में 49 दिन लग जाएगा, तुम यहाँ पर रहकर उसका ख्याल रखना, 49 दिन के बाद मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा। अगले दिन में फैंग फैमिली का पैट्रियर्च फैंग झेंगटियान को दिखाते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सभी लोग लाइट अलायंस का ही साथ दे रहे होते हैं और कोई भी फैंग फैमिली का साथ दे ही नहीं रहा होता है। वो गुस्से से आग बबूला हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक एल्डर आकर उसे एम्परर वॉरियर के बारे में बता देता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा होता है कि ये सब कैसे हो गया। वो एल्डर उसे सब कुछ बता देता है, जो सब जानकर झांगटियान काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें एक पेपर देते हुए कहते हैं कि रिसेंटली में 70% एफिलिएटेड फोर्स हमसे अलग होने के लिए अनाउंस कर दिए हैं और वो लोग मेरे फैंग फैमिली को टूथलेस टाइगर रिगार्ड कर रहे हैं। एम्परर आर्मी का रिटर्न उनके लिए सबसे बेस्ट पनिशमेंट होगा। इतना बोलकर वो फैंग हाउ को देखने चला जाता है, जहाँ पर वो उसे देखकर कहते हैं कि ये तो एम्परर वाइन ही है और फैंग हैंग से कहता है कि पिछले हजारों साल में फैंग नी की गलती के कारण तुम्हें बहुत ही कुछ सहना पड़ा था। फैंग हैंग कहता है कि यह हमारे एंसेस्टर का गलती था, इसलिए हमारे ब्रांच को तो यह सहना ही था। इस कैलेमिटी के बाद हमारा फैंग फैमिली जरूर रिवाइव हो जाएगा और एक ग्लोरी भरा चैप्टर लिखेगा। तभी पैट्रियर्च उससे कहते हैं कि अब से तुम एक कोर एल्डर हो और अपनी मर्जी से तुम एम्परर यून रिलम में आ जा सकते हो और तुम जल्दी से सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू कर लो। मुझे विश्वास है कि 6 ब्रांच में से तुम भी एक सेंट होगे और फैंग नी के डिसेंडेंट के लिए मैं थर्ड एल्डर को अरेंज कर दे रहा हूँ, वो उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और तुम्हारा ब्रांच को रीअरेंज कर देंगे और जब ये लड़का जाग जाएगा तो इसे मेरे पास लेकर आ जाना। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में शैडो डीमन कल्ट को दिखाते हैं, जहाँ पर किंगवू की मदर उसे जल्दी से शादी करने के लिए एक लड़का को चुनने के लिए कह रही होती है, लेकिन किंगवू उसके खिलाफ होती है और बहस कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर किंगवू के अपने फादर आकर उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम जल्दी से नहीं चुनती हो तो मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। और सभी एल्डर के डिसीजन से हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि होली सन ग्रैंड कॉम्पिटिशन होली फायर फेस्टिवल में हेल्ड होगा और जीतने वाला तुमसे शादी करेगा और होली सन को जन्म देगा और अब से फेस्टिवल तक तुम्हें बाहर जाना अलाउ नहीं है। उसकी वो सभी बातें सुनकर वो सोचने लगती है कि वो फेस्टिवल आने में तो सिर्फ 2 महीना ही बच रहा है और फैंग हाउस से मिलने में तो मुझे 4 महीने और लग जाएगा। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी उसकी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि डेविल लॉर्ड आपसे मिलने आया है। ये बोलने के बाद डेविल बंदा आकर फैंग हाउ के बारे में उसे बता देता है। उसका नाम सुनकर किंगवू काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। वो बताता है कि फैंग यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ न्यूज लेकर आया हूँ। ये सुनकर किंगवू उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उससे जाकर बता दो कि होली फायर फेस्टिवल के दिन में एक कंपटीशन होगा और जीतने वाले से मैं शादी कर लूंगी। उसकी बातें सुनकर डेविल बंदा वहां से चला जाता है। उससे जाता देखकर उसकी मदर पूछती है ये फैंग हाउ बंदा कौन है। वो बताते हैं कि वो मेंगेर का फादर है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। इसके बाद अगले समय फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका 48 दिन हो गया होता है और वहाँ पर फैंग हैंग और थर्ड एल्डर भी आगे होते हैं। उससे देखकर फैंग हैंग कहता है कि अभी भी हाफ दिन बच रहा है, लेकिन इसका स्टार पावर का ऑब्जर्व करने की स्पीड बढ़ गया है, इसलिए ये जल्दी हो जाएगा। तभी थर्ड एल्डर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें शांग तियानसी का भविष्यवाणी याद है। फैंग हैंग कहता है हाँ मुझे याद है, वो बोले थे कि हमारा ब्रांच फैंग फैमिली को बहुत ही ऊपर तक लेकर जाएगा। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इससे मिलने के बाद शायद वो सब सच हो सकता है। तभी फैंग वो पूरा कर लेता है और वो डिवाइन के 4th लेवल में पहुंच जाता है और उनसे पूछता है क्या अब हम लोग इंपेरियल सिटी जा रहे हैं। थर्ड एल्डर कहते नहीं, मुझे एक रहस्यमय मैसेज मिला है जो कि तुम्हें देना है। ये बोलकर वो से मैसेज बताता है कि शैडो डीमन कल्ट होली फायर फेस्टिवल के दिन में कंपटीशन हेल्ड कर रहे हैं, जहां पर जीतने वाले ही होली मेडन से शादी करेगा। वो सब सुनकर फैंग जल्दी से वहां पर जाने के लिए कहता है। थर्ड
एल्डर कहते हैं कि स्पेस से जाने पर जल्दी पहुंचेंगे। ये बोलकर वो स्पेस में क्रैक कर देता है। फैंग कहता है लेकिन मैं आप लोगों को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। वो कहते हैं कि इसके लिए हम तुम्हारे वर्चुअल ड्रैगन का यूज कर सकते हैं। जो सुनकर फैंग पूछते हैं कि आपको कैसा पता चला कि मेरे पास ये है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे तब ये ड्रैगन भी स्टार एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और मेरी आंखों से कुछ बच नहीं सकता है। ये बोलकर वो लोग उस ड्रैगन पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए।